This conference will now be recorded. शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गम् कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यम् वन्दे धन्वन्तरीं तं निखिलगतवन् प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रिया पुढे बोलणार आहेस का अजून? हो हो बोल। आज का व्याख्यान इस व्याख्यानमाला का 20वां व्याख्यान है। इससे पहले गुरु वैद्य मल्हार जोशी सर ने कई विषयों पर मार्गदर्शन किया है। उनमें यकृत विचार, यकृत उत्पत्ति, ग्रंथोक्त संदर्भ उपयोग में लाने वाली औषधि का विचार विस्तार से विवेचन किया है। यकृत विकृति की आदरणीय वैद्य दातार शास्त्री जी ने बताई दुष्टि लक्षण भी देखी है। फलत्रिकादि गुग्गुल रस औषधि का विस्तार से विवेचन किया है। अब तक के व्याख्यानों में प्लीहा अवयव की उत्पत्ति, व्याप्ति, दुष्टि लक्षणे और ग्रंथोक्त संदर्भ के साथ वरांग, क्षार और रजनी योग इन औषधि कल्पक की विस्तार से जानकारी प्राप्त की है। इसके आगे के व्याख्यानों में मूत्रपिंड अवयव उत्पत्ति, दुष्टि लक्षणे और ग्रंथोक्त संदर्भ के साथ ही क्लेद इस विषय पर विस्तार से चर्चा की है। उसके आगे धातु पोषक न्याय के बारे में मार्गदर्शन किया है। न्याय प्रैक्टिस में कैसे उपयोग किया जा सकता है, इसके बारे में जानकारी बताई है। इसके आगे रक्तपित्त व्याधि की जानकारी दी है। ग्रंथोक्त संदर्भ उपयोग में लाई जाने वाली औषधियों के बारे में जानकारी दी है। उसके आगे क्षार अम्ल सिद्धांत इस महत्वपूर्ण विषय पर मार्गदर्शन किया। इससे जन्म प्रकृति, औषधि कल्प, व्याधि अवस्था, व्याधि हेतु, इसमें क्षार अम्ल सिद्धांत का उपयोग कैसे किया जा सकता है, इस बारे में सर ने मार्गदर्शन किया है। इसके आगे व्याधि क्षमत्व इस विषय पर सर ने हमें मार्गदर्शन किया है। पिछले व्याख्यान में हिक्का श्वास व्याधि कल्प एवं चिकित्सा के विषय में सर ने विस्तार से मार्गदर्शन किया है। यह सारे व्याख्यान ऑनलाइन रूप से सुन सकते हैं। इसके लिए यूट्यूब पर वैद्य मल्हार जोशी इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। राष्ट्रीय गुरु माननीय वैद्य मल्हार जोशी सर का परिचय। सांगली के वसंत दादा पाटिल आयुर्वेद महाविद्यालय से सर ने आयुर्वेदाचार्य पदवी ली है। वे 30 साल से माधवनगर और सांगली में आयुर्वेदिक चिकित्सक के रूप में कार्यरत है। सारी औषधियां सर स्वयं ही घर पर बनाते हैं। सांगली के आदरणीय वैद्य दातार शास्त्री से गुरुकुल पद्धति से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की है। पांचभौतिक पद्धति से रुग्ण परीक्षण और चिकित्सा सर करते हैं। 2008 साल का वैद्य खड़ी वाले वैद्य संशोधन संस्था पुणे से दिया जाने वाला वैद्य द शेंडे रसौषधि पुरस्कार सर ने प्राप्त किया है। रसौषधि निर्माण कार्यशाला का आयोजन कई जगहों पर किया है। कई महाविद्यालयों से विद्यार्थी सर के पास शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते हैं। आयुर्वेद व्यासपीठ में कई महत्वपूर्ण पदों का कार्यभार सर ने संभाला है। साल 2000 से सांगली जिला अध्यक्ष, साल 2006 से पश्चिम महाराष्ट्र विभाग अध्यक्ष और वर्तमान में सर केंद्रीय कार्यकारिणी सहकार्यवाहक इस रूप में कार्यरत है। पिछले 30 सालों में पांचभौतिक पद्धतियों से औषधि निर्माण करके उनसे रुग्ण की चिकित्सा कर रहे हैं। वैद्य मल्हार जोशी सर की हाल ही में राष्ट्रीय गुरु इस पद पर नियुक्ति की गई है। सर के सुपुत्र श्री शतानंद जोशी, उनकी मदद से सर ने भेषजम आयुर्वेद इस फार्मेसी के माध्यम से औषधि निर्माण और वितरण इस क्षेत्र में प्रवेश किया है।
श्री शतानंद जोशी ने आयुर्वेद बी फार्मेसी के पढ़ाई में जामनगर से पूरी की है। आज इस व्याख्यान के 20वें सत्र में सर हमें बुद्धिन्द्रिय विचार इस विषय में मार्गदर्शन करने वाले हैं। मैं सर से निवेदन करती हूँ कि वे मार्गदर्शन करें। नमस्कार। आज हम जो विषय देखने वाले हैं, आवाज येतोय ना व्यवस्थित? आवाज येतोय? हो सर येतोय। आज हम जो विषय देख रहे हैं वो पंचभौतिक चिकित्सा में आने वाले जो अनेकविध संकल्प या तत्व या विशेषताएं कि जो पंचभौतिक चिकित्सा का ही भाग है, उनमें से एक बुद्धिन्द्रिय, ये 20वां हमारा चर्चा सत्र है। पंचभौतिक सिद्धांत में आने वाले बुद्धिन्द्रिय विचार, यानी कि आज हमारे सब लोगों को थोड़ा सा बुद्धि को या बुद्धि से ही आज का लेक्चर ग्रहण करना है। बुद्धि को भी थोड़ा सा काम देना है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड विषय है, हो सके उतना मैंने सिंप्लीफाई करने का प्रयत्न किया है। किसी को भी इसके बारे में कोई भी शंका उत्पन्न हो गई, समय रहते हम उसके बारे में चर्चा भी करेंगे, या किसी को ज्यादा समय नहीं मिला तो किसी और भी शंकाएं रही तो व्हाट्सएप पर या फोन पर हम बातचीत करके जो भी शंका होगी उसका समाधान करने का प्रयत्न करेंगे। बुद्धिन्द्रिय ये कोई अलग बात है क्या? इसका कई ग्रंथों में उल्लेख आता है क्या? सबसे पहले ये मैंने क्या किया था, पिछले लेक्चर के बाद जो मेरे पास स्टूडेंट्स आज तक आ गए हैं उनका एक अलग ग्रुप है, उसमें एक प्रश्नावली दी थी। उसमें से मेरा एक पहला सवाल है, ग्रंथों में ऐसा बुद्धिन्द्रिय करके कोई शब्द है क्या? तो ग्रंथों में यहाँ ये शब्द बहुत बार आ चुका है, यानी कि पंचभौतिक चिकित्सा में जो भी सिद्धांत दिए गए हैं वो कोई ग्रंथों के बाहर से, हमारे बृहत्त्रयी लघुत्रयी आदि ग्रंथों से बाहर का कुछ इसमें नहीं है। सब ग्रंथों में दिया गया हुआ ही ये सिद्धांत के, लेकिन उसका विचार रुग्ण निदान, रुग्ण के व्याधि का निदान और चिकित्सा करने में हम कैसा प्रयोग करते हैं, ये थोड़ा सा अलग करके दातार शास्त्री जी ने हमारे सामने रखा है। और उसका प्रयोग करने से हमें बहुत अच्छा लाभ, रुग्णों को व्याधि में ठीक तरह से व्याधि से मुक्ति मिलना आदि सब व्यवहार में भी इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। जहां रुग्ण वैद्य ऐसा संबंध नहीं है, लेकिन व्यवहारिक जो गोष्ठी बातें रहती है उसमें भी हम ये बुद्धिन्द्रिय का अच्छी तरह से स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण आदि हमारे जो सबसे पहले दिए हुए सिद्धांत है, उसके लिए भी हम इस बुद्धिन्द्रिय का वापर कर सकते हैं, उसका प्रयोग कर सकते हैं। ये 2-4 ग्रंथोक्त संदर्भ देने की चेष्टा मैंने अभी की है। यहाँ पे दीप्तोजा स्मृतिर्मेधाग्नि बुद्धिन्द्रिय, बुद्धिन्द्रिय मनोर्थानाम, यह चरक शारीर कृतिका पुरुष अध्याय में आया हुआ एक रेफरेंस है। चरक विमान स्थान में आया हुआ बुद्धिन्द्रिय शब्द यहाँ पर भी आया है। आज जो हम विचार सुन रहे हैं वो भी हम बुद्धि से ही ग्रहण करने वाले हैं, ग्रहण करते हैं। यानी बुद्धि एक स्वतंत्र कल्पना संकल्पना सिद्धांत है। ये तो आज अभी की जो चर्चा हुई उसमें से सामने आ जाता है।
यानी बुद्धि ऐसा कुछ तो है। वैसे भी मन किसने देखा है? हमारे शरीर में जैसा ही निसर्ग में मृगजल हमें दिखाई तो देता है, लेकिन वहां जाने के बाद वहां नहीं होता है। ऐसे बहुत सारे सिद्धांत हम निसर्ग के बारे में भी देख सकेंगे। आज विषय अलग है, निसर्ग और शरीर के बारे में हमने जो भी चर्चा की उसमें वो सब दिया गया है, लेकिन निसर्ग में कुछ तो आभासी घटक है, लेकिन वहां जाकर हमने देखा तो वो नहीं होते हैं। लेकिन फिर भी पहले हम वो मृगजल देखो करके देख भी सकते हैं। ऐसे ही शरीर निसर्ग में और शरीर में एकता होने से शरीर में भी ऐसे कुछ घटक है कि जो होते तो है लेकिन हमें दिखाई नहीं देते, पिन पॉइंट हम उसको नहीं कर पाते, आदि बातें होती है। मन है, बुद्धि है, ये हम जो सामने नतीजे आते हैं, मेरे मन के ऊपर बहुत बड़ा आघात हुआ, ऐसा एक वाक्य हम दे देते हैं, मुझे ये मन से ठीक नहीं लग रहा, ये मेरे मन पर बहुत अच्छा असर कर गया, ऐसे जो बातें हम करते हैं, यानी मन तो है ये मानते हैं, लेकिन शरीर में वो दिखाई नहीं देता, हम उसको पिन पॉइंट नहीं कर सकते। वैसे ही बुद्धि के बारे में भी है, बुद्धि दिखाई नहीं देती, बुद्धिन्द्रिय भी दिखाई नहीं देता, लेकिन उसका कार्य, उसकी उपस्थिति हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं और उसका अनुभव भी ले सकते हैं। इसका रुग्ण के व्याधि के बारे में निदान करने में, उसकी चिकित्सा करने में हमें अच्छा लाभ भी होता दिखाई देता है। जैसे कि मैंने अभी मृगजल का नाम लिया, वैसे ही एक दो उदाहरण मैंने आपके सामने रखे हैं। समुद्र बहुत बड़ा जल उसमें रहता है, वो जल महाभूत आकाश महाभूत को मिला हुआ है, ऐसा हमें दूर से दिखाई देता है। हम बोलते भी है सूर्य का अस्त हो गया और वो अस्त जल में हो गया, ऐसे हमें दिखाई देता है। लेकिन उसी वक्त उसी सूर्य के पास से एक बड़ा सा जहाज सामने आने लगा, तो हमने जो सोचा है, हमें जो आभास हुआ है, वो गलत है, ये हम जान लेते हैं। जो दिखाई देता है वही सच होता है और बाकी सब व्यर्थ है, ऐसा नहीं होता। इसी तत्व के अनुसार मन और बुद्धि का अस्तित्व हम मानते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। पृथ्वी महाभूत के आधार से रहने वाले सभी प्राणियों को मैं बोल रहा हूं, निसर्गता बुद्धि प्राप्त है, जिसका प्रयोग सभी प्राणी मात्र करते दिखाई भी देते हैं। हाँ, थोड़ा सा हम जो उत्क्रांतिवाद वगैरह जो हम बोलते हैं, उसी के चलते, या प्राणी मात्र और मनुष्य मात्र, इसमें जो हम फर्क करते हैं, उसी के चलते कुछ प्राणियों में बुद्धि का थोड़ा सा कम होना और किसी अन्य प्राणियों में बुद्धि ज्यादा होना, ये निसर्गता उनकी विशेषताएं करके निसर्ग ने उनको बहाल की है। हम यानी मानव सबसे बुद्धिमान है ऐसे हमें लगता है, उसको हाईलाइट किया है मैंने, वास्तव अलग भी हो सकता है, लेकिन हम तो बुद्धिजीवी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारा पूर्वजों से आज तक का जो हमारा सफर है, उसमें धीरे धीरे बदलाव आ चुके हैं। भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए बहुत सारे संशोधन हो चुका है। सबसे पहले खेती के ऊपर हम निर्भर थे, आज भी खेती के ऊपर ही है, लेकिन वो सबका उदर निर्वाह का साधन अब नहीं रहा। बुद्धि के हिसाब से जिसमें ज्यादा बुद्धि है उसने कुछ अलग काम किया, कोई शास्त्रज्ञ बन गए, कोई इंजीनियर बन गए, कोई वकील, कोई डॉक्टर, ऐसे अनेक विध
संकल्पना से हम अभी हमारा उदर निर्वाह करते हैं, यानी हमारे जो दायित्व है उसके लिए हम शरीर से अब ज्यादा बुद्धि का प्रयोग करते हैं और उसी के हिसाब से हमें आज का हमारा उदर निर्वाह भी चलता है। हमारे ग्रंथों में आए हुए कुछ संदर्भ देखते हैं। जैसा कि पहले मैंने बुद्धि इंद्रिय के बारे में कुछ संदर्भ ग्रंथों से दिए हैं, वैसे ही स्थान के बारे में ये एक सिर्फ पिक्चर करके मैंने आपके सामने रखा है। वैसे तो मस्तिष्क, हृदय, इन दोनों को भी आयुर्वेद में कुछ ग्रंथों ने एक ही नामाभिधान भी दिया है, लेकिन मन और हृदय इन दोनों का स्थान, इस बुद्धि और मस्तिष्क और हृदय, ये दोनों स्थान ये बुद्धि और मन के लिए गृहीत धरना इतना ही अभी हो सकता है। ऐसा मैं यही दो स्थान है ऐसा मैं नहीं बता रहा हूं, हम सोच सकते हैं। बुद्धिंद्रिय के प्रकार ग्रंथों ने दिए हैं। पंच बुद्धिंद्रियाणी तो स्पर्शनम, रसनम, घ्राणम, दर्शनम, श्रोत्र। दर्शन, स्पर्शन, प्रश्न, हम जो नाड़ी परीक्षा करते हैं उसमें आने वाले सभी हमारे इंद्रिय है, वो बुद्धिंद्रिय के 5 प्रकार करके उनको नामाभिधान दिया गया है। चरक शारीर का ये रेफरेंस है। बुद्धिंद्रिय का चिकित्सा सूत्र भी हमें ग्रंथों में मिलता है, चरक में ही मिलता है। जरा व्याधि प्रशमनम बुद्धिंद्रिय बलप्रदम, यानी बुद्धिंद्रिय की चिकित्सा भी ग्रंथों ने दी है, यही मुझे यहाँ बताना है। विकृति हेतु भी ग्रंथों ने दिया है। शरीर मनो या इन दोनों का उपघात करने वाले जो दोष, दुष्य, धातु, मल आदि होते हैं, उन्हीं के कारण बुद्धिंद्रिय का भी विकृति होना, उसमें दोष आना, ये सब बात होते हैं, ऐसा ग्रंथों ने भी हमें बताया है। बुद्धिंद्रिय विकृति हेतु इसका भी ग्रंथों में उल्लेख आया है। त्रिविधो हेतु संग्रह ऐसा उल्लेख ग्रंथों ने दिया है। बुद्धिंद्रिय विकृति हेतु में दूसरा एक भाग है मनोवह स्रोतो विकृति में। मनोवह स्रोतो विकृति में भी बुद्धिंद्रिय की विकृति, यानी मन और बुद्धि एक साथ ही चलते हैं, एक साथ ही रहते हैं, ऐसा हम सोच सकते हैं। उन्माद निदान में आया हुआ माधव निदान का यह आधार है। ये श्लोक पहले अलग तरीके से मैंने आपके सामने रखा था। अब प्राणवायु का साहचर्य भी बुद्धिंद्रिय से है, ये बात ग्रंथों ने हमें दिखाई दी है। प्राणोत्तर मूर्धगा बुद्धि इंद्रिय, बुद्धि और हृदय इंद्रिय, ये दोनों का कार्य ठीक तरह से हो, इसका भी ध्यान प्राण वायु रखता है। ग्रंथों का तो बुद्धिंद्रिय विचार, यानी ग्रंथों में इसके नाम का भी उल्लेख है, इसका प्रकार भी दिए है, उसको विकृति कारण, हेतु या कारण दोनों कुछ लक्षण भी दिखाई दिए हैं। मन और बुद्धि का साहचर्य भी ग्रंथों ने दिखाई दिया है। अब इसकी विकृति व्याधि निर्मित कर सकती है, यहां तक तो हम आ गए। यहां से हम थोड़ा सा पंचभौतिक विचार या पंचभौतिक दृष्टिकोण कैसा है इसके बारे में विचार करेंगे। एक पिक्चर वुड पिकर का मैंने आपके सामने दिखाया है। बुद्धि तो इसको भी है, हमें जैसे बुद्धि है, हम अभी बहुत बड़े बड़े मकान बनाते हैं, घर बनाते हैं, उसमें रहते हैं, लेकिन पक्षियों में भी बुद्धि की उपलब्धि है। ये जो वुड पिकर है वो इतना ध्यान अपना घोंसला बनाते समय देता है, तो पहले अंडे देने, उसका रक्षण,
अंडे से उसके बच्चे बाहर आ गए तो उनका रक्षण हो, वो पेड़ से नीचे न गिर जाए, आदि आदि बहुत सारा विचार करने के बाद ही वो घर बनाता है। यानी उसमें भी उसके मन और बुद्धि का दोनों का प्रभाव हमें यहाँ भी दिखाई देता है। मूले कुठारा हमारे जो सिद्धांत है उसमें से मनुष्य मात्र सबसे बुद्धिमान है। ये बड़ा सा पेड़ काटने के लिए उन्होंने पहले से उसके मूल काटना प्रारंभ कर दिया है, यानी इसमें भी हम बुद्धि का प्रयोग करते हैं। अब ये मैं जो बता रहा हूं वो अलग अलग बुद्धि के प्रकार भी आपके सामने रख रहा हूं। एक शिक्षक या गुरु अपने जो शिष्य को ज्ञान देता है, वो ज्ञान देते वक्त उसकी एक विशिष्ट धारा रहती है, उसका एक ध्येय रहता है। इसे सर्वगुण संपन्न बनाना है, इसे क्षात्र धर्म गुण संपन्न बनाना है, या इस शिष्य को योग आसन ध्यान धारणा इसमें प्रगत करना है, या ग्रंथों का पठन करके इसको ज्ञान देना है। इसके बारे में गुरु ने हमारा अपना एक विचार या उसकी बुद्धि उसमें लगी रहती है। उसके बाद एडवोकेट मंडली जो रहते हैं हमारे सामने, उनको तो बहुत सारे विचार उनके मन में हमेशा आते रहते हैं। बुद्धि उनकी बहुत तल्लख रहनी चाहिए, झूठ को सच, सच को झूठ बनाना और वो कोर्ट के सामने रखना। इसमें जो उनके बुद्धि के अलग अलग पहलू सामने आते हैं, उसका परिणाम शरीर पे भी होता रहता है। इसीलिए ये एडवोकेट जो मंडली रहते हैं वो हमारे सामने आ गए तो उनके बुद्धि का, हम उनके मन का विचार अलग तरीके से हमें करना पड़ता है। वैद्यराज तथा डॉक्टर, अभी तो मेडिकल यानी एलोपैथी के डॉक्टर लोगों के सामने तो बहुत सारे पर्याय, बहुत सारे विकल्प सामने आ गए हैं। उन्होंने भी ऐसा करना शुरू कर दिया है कि सिर्फ कान का एक अलग डॉक्टर होगा, ईएनटी पेट का अलग, हृदय का अलग, फेफड़ों का अलग, इतना छोटे 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 ग्रुप करके उसमें एक एक तज्ञ डॉक्टर सामने आ रहे हैं। हमारे जो वैद्यराज है उनमें जो ये मूले उठा रहा, सर्वगुण सर्वदोष एक ही शरीर में होते हैं, तो उसमें पूरे शरीर का विचार करके चिकित्सा करने का आदि जो विचार रहते हैं वो बुद्धि के ऊपर उसका प्रभाव, उसका असर भी होते। यदि इनमें से कोई पेशेंट बनकर हमारे सामने आ जाए तो हमें इसका अलग तरीके से विचार करना पड़ेगा। ये तो व्यापारी बुद्धि, ये अलग सा एक प्रकार दातार शास्त्री ने इसका भी वर्णन अच्छी तरह से किया है। एक साथ हजारों वस्तुओं का ध्यान, उनका क्वालिटी, उनकी क्वांटिटी, उनका रेट, बहुत सारे आयाम इस व्यापारी वर्ग के बुद्धि में रहते हैं। तो उसके लिए यदि वो व्याधिग्रस्त हो गया तो हमें क्या करना है, उसके बुद्धि के बारे में हमें क्या सोचना है, इसके लिए एक अलग सा पहलू हमारे सामने आ जाता है। अभी जो मैंने विचार आपके सामने रखे हैं, इतने विचार हम बुद्धिंद्रिय के बारे में प्रायः या प्राथमिक अवस्था में हम कर सकते हैं। ज्यादातर मनोवह स्रोतस का उल्लेख यहाँ मैंने सिर्फ साहचर्य दिखाने में ही किया है, वो एक अलग लेक्चर का विषय हो सकता है। मनोवह व्याधि, अभी सिर्फ बुद्धिंद्रिय के बारे में हम आज देख रहे हैं। हमारे पास कोई भी रुग्ण आ जाता है तो सबसे पहले, जैसे बहुत सारे नाड़ी वैद्य बाकी कुछ भी नहीं देखते, पहले नाड़ी
परीक्षा कर लेते हैं, वैसे ही हमें पांचभौतिक पद्धति से आज तक हमने जो वर्णन किया है, आपने भी सुना है, उदर परीक्षण है, उसी से निदान यानी हेतु, संप्राप्ति, मन में एक रुग्ण का पूरा चित्र हमारे सामने आने चाहिए। यहाँ तक यानी निदान तो पूर्ण हो गया ऐसे हमें लगने लगा तो नाद परीक्षा सामने आ जाती है, और नाद परीक्षा में हमें भी भूल पड़ जाए ऐसे नाद कभी कभी रुग्ण के यकृत स्थान पर, प्लीहा स्थान पर आ सकते हैं। ये नाद परीक्षा करते हुए हम देखते रहते हैं, कहीं तो आकाश वायु महाभूताधिक्य होने वाले नाद हमें सुनाई देते हैं, लेकिन यहाँ हमें सतर्क रहकर ये नाद सिर्फ आकाश वायु महाभूत के न्यून और अधिकता से उत्पन्न हुए हैं, या अभी तक जो हमने विश्लेषण देखा उसी के चलते बुद्धि के या बुद्धिन्द्रिय विकृति के ये नाद है। ये अभ्यास पूर्वक, मैं फिर से बोल रहा हूं, अभ्यास पूर्वक हमें ही उसका निर्णय करना पड़ता है, हमें ही उसकी खोज करके ये बुद्धिन्द्रिय के नाद है, आगे वो कैसे आते हैं ये सब मैं बताने वाला हूं। लेकिन ये उसमें जो दो प्रकार के या हमें भी गलत मार्ग दिखाने वाले जो नाद रहते हैं, उसका ठीक तरह से अभ्यास पूर्वक हमें विचार पूर्वक ध्यान देकर वो समझ लेने चाहिए। यदि वो पूरे शरीर के हिसाब से वात, आकाश, वायु और आकाश महाभूत का क्षय दिखाने वाले हैं, या बुद्धि का क्षय या ह्रास हो चुका है, या बुद्धिन्द्रिय के ऊपर कोई प्रभाव हो गया है वायु और आकाश का, इसके है, ये हमें ठीक तरह से देखना पड़ता है। दातार शास्त्री ने उसका वर्णन टिम टिम आवाज ऐसा दिया है, यानी पोकल नाद जिसको हम मराठी में बोलते हैं, और घन नाद, उसमें से भी थोड़ा सा, यदि आपने किसी डिब्बे में डिब्बा रखकर उसके जो समतल पृष्ठभाग होता है उसके ऊपर नाद परीक्षा करने का सराव किया, अभ्यास किया, तो एक कोने से हम प्रारंभ कर सकते हैं, तो वहां जो नाद आता है वो घन नाद आता है। धीरे धीरे हम उस डिब्बा जो है उसके बीच में, यानी उसका जो चारों तरफ से सेंटर है वहां तक धीरे धीरे हमने नाद परीक्षा करना प्रारंभ कर दिया, तो जो सबसे बीच में आ जाएगा वो नाद जो है वो टिमटिम नाद करके, ये सिर्फ मैं वर्णन कर सकता हूँ, ये ऐसा ही होता है ऐसी बात नहीं होती, वो पेशेंट के ऊपर मैंने आपको दिखाना पड़ेगा और वो अपने सुनना पड़ेगा और समझ लेना पड़ेगा, ऐसी बात इसमें रहेगी। जो वर्णन शास्त्री जी ने किया है वही मैंने आपके सामने रखा है। अभी हमने जो अग्निमांद्यजन्य संप्राप्ति हम जो सोचते हैं, पिछले बहुत सारे लेक्चर में मैंने उसका बहुत बार उल्लेख भी किया है। व्याधि आरंभ कैसे होता है ये भी हमने बहुत बार सोचा भी है। मिथ्या आहार विहार है, तो समय खाना, इसका भी ये भी एक बहुत कारण है। व्यायाम नहीं करना, विश्राम पूरी तरीके से विश्राम भी नहीं होता है, आहार कम खाना या ज्यादा खाना, बासी खाना, कल का आज खाना। अग्निमांद्यजन्य संप्राप्ति प्रारंभ होती है, मलमूत्र निर्मिति तथा विसर्जन निर्गमन कार्य विकृति शुरू हो जाती है। सबसे पहले अपान वायु की जो कक्षा हम बोलते हैं नाभि अधो, वहां विकृति का प्रारंभ हो जाता है। वो
बाकी सब वो ऊर्ध्वक होकर बाकी सब वायुओं को, दोषों को, धातुओं को विकृत करके व्याधि का प्रारंभ कर देता है। यह संप्राप्ति हमने बहुत बार देखी है, इसके ऊपर बहुत बार विचार भी हो चुका है। हम आगे चलते हैं। यह बात मैंने अभी बता दी है। अपान वायु विकृति, ऊर्ध्वक, अग्नि संस्था, दुर्बल, पृथ्वी और आप। ये जो टिम टिम नाद आते हैं उसका वर्णन करते हुए पृथ्वी तथा आप निसर्ग से या शरीर के हिसाब से पार्थिवत्व, घनत्व या पार्थिवत्व यानी घनत्व, गुरुत्व और स्थिरत्व आदि गुण होते हैं। वो आकाश महाभूत, वायु महाभूत या बुद्धि के ऊपर बहुत सारा दोष संचय होने के कारण ये आ सकते हैं और वो ठीक तरह से परीक्षा से ही हमें सिर्फ बुद्धि के नाद है या वायु आकाश महाभूत की वृद्धि के है, इसमें हम एक बीच वाला रास्ता ऐसा निकाल सकते हैं। दर्शन, हम जब रुग्ण का दर्शन करते हैं तब रुग्ण का या कोई प्रश्न परीक्षा हो और हर एक के अलग अलग परीक्षा भी हो जो वैद्य करते हैं, उनसे यदि हमें वायु और आकाश महाभूत वृद्धि रुग्ण में दिखाई देती है तो वो भी नाद इस बुद्धि नाद के समान हो सकते हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंशिएशन हमें करना पड़ेगा और उसी के चलते बुद्धि के नाद है या आकाश महाभूत, वायु महाभूत के वृद्धि के नाद है, ये हम देख लेंगे। बुद्धि इंद्रिय विकृति के यदि हम, अभी मैंने जैसा बोला कि वायु आकाश के पूरे शरीर के ऊपर के लक्षण देखकर ये वायु आकाश विकृति के नाद है या बुद्धिन्द्रिय के नाद है, ये विचार कर सकते हैं। वैसे ही शास्त्री जी ने इनका एक वर्णन किया है। सबसे महत्वपूर्ण लक्षण तो नाद परीक्षा में उत्पन्न ध्वनि यही है, यही कारण है, यही निदान लक्षण भी है। ये मैंने बोल दिया है, हम आगे चलते हैं। ये जो इसमें बुद्धिन्द्रिय विकृति के कुछ लक्षण ऐसे मैंने जो बोला था वो अभी मैं आपके सामने रख रहा हूं। ये बहुत सारे निरीक्षणों के बाद, बहुत सारे पेशेंट देखने के बाद, इसके ऊपर बहुत सारा विचार करने के बाद जो शास्त्री जी को ये कॉमन फैक्टर्स की जो बुद्धिन्द्रिय विकृति में दिखाई देती है उनका यह संकलन दाता शास्त्री ने किया है, वही मैं आपके सामने रख रहा हूं। शिर पश्चात प्रदेशी शूल होना, वैसे तो शिरशूल बहुत सारे व्याधियों में होता है, लेकिन बुद्धिन्द्रिय के ऊपर बुद्धिन्द्रिय विकृति में दिखने वाला शिरशूल सिर्फ पश्चात भागी दिखाई देता है। ये ऐसा ही है, यही है, ऐसी बात नहीं है। जो निष्कर्ष सामने आए हैं वो आपके सामने रखे जा रहे हैं। सुबह नींद से जागते वक्त आलस्य आना, उदासीनता रहना, कुछ भी काम करने की इच्छा नहीं रहना, ये बुद्धिन्द्रिय के ऊपर आया हुआ दोषों का प्रभाव का लक्षण दिखाई देता है। दोलायमान स्थिति करके ये करूं या वो करूं, वो करूं या ये करूं, कुछ भी करने में मन नहीं लगता। एक निश्चित काम, एक निश्चित ध्येय सामने रखकर उसकी तरफ चलना, ये इन लोगों को नहीं संभल सकते। ये लोग हमेशा ये करूं या ये करूं, ये करूं या ये करूं, ऐसी स्थिति उनकी रहती है। ठीक तरह से निद्रा नहीं आना, विचार तो उनके सुसंगत रहते हैं लेकिन उनके ऊपर अमल करने की जब पारी आती है तो वो दोलायमान स्थिति में चले जाते हैं। आज
हमारे पास जब भी रुग्ण आ जाता है तो बाकी व्याधि के लक्षण तो ठीक तरह से बताने में उसने बताने चाहिए, लेकिन वो ठीक तरह से बता नहीं पाता। ये एक अन्य अनेक व्याधियों में ये लक्षण होता है, लेकिन ये बुद्धिंद्रिय का विकृति का लक्षण भी हो सकता है। और ये लक्षण दिखाई दिया तो आजकल हमारे सभी वैद्य मित्र, डॉक्टर मित्र उसको मानस रोगी बोल देते हैं, उसको मानस रोगी बोल देते हैं। और वो इधर इस डॉक्टर के पास, इस डॉक्टर से उस डॉक्टर के पास से एक वैद्य से दूसरे वैद्य तक यही घूमता रहता है, और वही जाकर पहले वैद्य को बताता है, उन्होंने मुझे मानस रोगी बोला है, मुझे तो ये लक्षण है। तो हमारे मन में भी आ जाता है ये जो बोल रहा है वो मानस रोग जैसा ही बोल रहा है। लेकिन यदि हमने उसकी अच्छी तरह से पहचान की, उसका अच्छी तरह से देखा, अच्छी तरह से नाक उधर परीक्षण किया, तो हमें समझ में आ सकता है कि ये जो उसका व्यवसाय क्या है, उसका पूरा दिन का जो भी बर्ताव है वो कैसा है, ये हमने सब देख लिया। तो वो मानस रोगी इस नामाभिधान से हमें उस रुग्ण को अलग भी कर सकते हैं और उसको ठीक भी कर सकते हैं। आगे का शारीरिक और मानसिक दौर्बल्य, ये एक लक्षण, इसमें ज्यादातर मानसिक दौर्बल्य ये ऊपर जो दिए हुए हैं यही सब लक्षण उसमें दिखाई देता है। कभी कभी शरीर व्यापार में भी विकृति ऐसे रुग्णों में दिखाई देती है। कभी स्थिर नहीं बैठ सकता, एक जैसा ठीक तरह से ध्यान से सुनो ऐसे हमने उसको बोला तो वो सुन भी नहीं पाता, यहाँ उधर ऐसा ही देखता रहेगा। कुछ भी समझ लेने की मानसिकता होकर भी वो समझ नहीं पाता है, ये बात उसके बारे में हो जाती है। ठीक है, अभी इतने सारे प्रकार, लक्षण, बुद्धिंद्रिय के बारे में ग्रंथोक्त रेफरेंसेस आदि सब देखने के बाद हम इस नतीजे पे आ गए कि रुग्ण में बुद्धिंद्रिय विकृति है। तो हमें व्याधि अलग कौन सा भी हो, रुग्ण हमारे पास प्रमेह के लिए आया हो, रुग्ण हमारे पास संधिवात के लिए आया हो, रुग्ण हमारे पास क्रोनिक उदरशूल ऐसी बातें लेकर आया हो, ग्रहणी हो, प्रवाहिका हो, ऐसे अन्य व्याधियों के लिए रुग्ण हमारे पास आया है, लेकिन हमने जो उसका निरीक्षण परीक्षण किया है उसमें हमें समझ में आ जाता है कि सबसे पहले इसके बुद्धिंद्रिय विकृति के जो लक्षण हमें दिखाई दे रहे हैं, उसके जो परिणाम शरीर के ऊपर दिखाई दे रहे हैं, उनको ठीक करना आवश्यक है, जरूरी भी है। तो सबसे पहले हम उसकी चिकित्सा करने का प्रयास करेंगे, उसको ठीक करेंगे, और बाद में जो रुग्ण हमारे पास जिस व्याधि के लिए आया है उस व्याधि का बाकी व्याधियों जैसा ही निदान, पंचक आदि से हम निदान करेंगे, उसकी चिकित्सा करेंगे। लेकिन यदि हमारे ध्यान में आ गया कि इसकी बुद्धिंद्रिय चिकित्सा पहले होनी चाहिए, तो हम पहले वही चिकित्सा करेंगे। इस रुग्ण के लक्षण आदि के अनुसार अभी जो कुछ औषधियों के बारे में कुछ औषधियां मैं आपके सामने पहले रख रहा हूं कि जो बुद्धिंद्रिय विकृति में हम प्रयुक्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले आती है तो जटामांसी, ये बुद्धिजीवी जो वर्ग रहता है उसमें हम जटामांसी का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा जो व्यापारी वर्ग है, व्यापारी वर्ग जो बोला उसमें ब्राह्मी हम यूज कर सकते हैं। बाल रुग्ण होते हैं, मेरे पास ऐसे बहुत सारे बाल रोगी भी मैंने देखे हैं जिनमें चंचलत्व, अस्थिरत्व, शार्प बुद्धि तो है लेकिन ग्रास्पिंग कैपेसिटी कम है, ऐसे जो रुग्ण आते हैं उनमें मैं वचा का प्रयोग अच्छी तरह से करता हूं।
उसका भी लाभ दिखाई देता है। विषबाधा, अपस्मार आदि भूतादि जो हमारे ग्रंथों ने भूत प्रेत सबको स्थान दिया है, तो उनमें हम शंख पुष्पी का प्रयोग कर सकते हैं। और जहां हमें प्रज्ञा, स्मृति, ये जो बुद्धि के धी, धृति, स्मृति आदि प्रकार करते हैं, उनमें यदि कुछ रुग्ण को हमें लाभ देना है तो हम सुवर्ण के अलग अलग तरीके, अड्ढरोगी आ गया तो बाकी सब छोड़कर डायरेक्टली हम सुवर्ण भस्म या सुवर्ण जल का प्रयोग उसके ऊपर करेंगे। आढ्य रोगी है लेकिन सुवर्ण जल प्राशन करने में हिचकिचा रहा है तो हम उसको सुवर्ण भस्म दे देंगे। सुवर्ण हम गुटी में, जो बालक, नवजात बालकों को गुटी देना, ये जो संकल्पना है, उसमें हम डायरेक्ट शुद्ध सोने का 1-2 बार घिसकर गुटी स्वरूप में नवजात बालकों में भी हम सुवर्ण का प्रयोग करते हैं। वही बुद्धि के लिए भी अच्छा असरदार रहता है। गर्भावस्था में भी सुवर्ण देना, अभी तो हमारे गुजरात के जो सब वैद्यगण है, उन्होंने सुवर्ण प्राशन के ऊपर बहुत सारा काम किया है। बुद्धि के लिए या शारीरिक प्रतिकार क्षमता, ये दोनों कैसे बढ़ाई जा सकती है, इसका उनके पास बहुत सारा अच्छा डाटा भी बन चुका है। यानी सुवर्ण भस्म का, सुवर्ण जल का, सुवर्ण गुटी या सुवर्ण धारण, ये ऊपर कोई जो आपने जो विचार किए उससे भी अलग कुछ सामने आ गया तो सुवर्ण अलंकार धारण करने का भी सलाह हम दे सकते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रकार के, ये सिर्फ 4 जटामसी, ब्राह्मी, वाचा, शंख पुष्पी, ये 4 दवाइयां मैंने आपके सामने रखी है। ऐसे बहुत सारी दवाइयां हम अपने अपने हिसाब से रुग्ण के लिए प्रयुक्त कर सकते हैं। बुद्धि के लिए सबसे ज्यादा असरदार होने वाला ये सुवर्ण है, इसके लिए ये 4 उसके भी प्रकार मैंने आपके सामने रखे हैं। यहां तक बुद्धिन्द्रिय चिकित्सा होने के बाद, यहां तक बुद्धिन्द्रिय चिकित्सा पूरी हो चुकी है ऐसी बात नहीं है, इसलिए बीच में डॉट 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 मैंने दिए हैं। बुद्धिन्द्रिय चिकित्सा थोड़े दिनों तक कंटिन्यूस चालू रखनी पड़ती है, लेकिन हमने सोच लिया, समझ लिया कि अब ये पेशेंट थोड़ा थोड़ा ठीक हो रहा है, मन बुद्धि इसकी स्थिर हो रही है, तो अन्य बुद्धि जन्य लक्षण कम होते दिखाई देते हैं। पंचभौतिक पद्धति से उदर पीड़नासत्व, पार्थिवादि नाद रुग्ण में दिखाई देने लगते हैं। ये बात मैंने सबसे पहले जो बताई, हमें बुद्धि से आज का लेक्चर सुनना है। तो बात ऐसी रहती है, जो अभी 2-4 स्लाइड से पहले मैंने बताया कि बुद्धिन्द्रिय विकृति के हमें सबसे पहले चिकित्सा करनी चाहिए। यदि हमने यकृत लिहाज मंत्र में बुद्धि के नाद हमने सुने हैं, तो उस वक्त कदाचित मैं बोल रहा हूं, पीड़ना सत्व दिखाई नहीं देता। हमने यकृत के बहुत सारे लक्षण देखे हैं, मूत्रपिंड के बहुत सारे लक्षण देखे हैं, प्लीहा के बहुत सारे लक्षण देखे हैं, वो सब लक्षण रुग्ण में उपस्थित है, लेकिन पीड़ना सत्व नहीं दिखाई दे रहा। लिहा में भी वैसा ही है। ऐसे जब बात आती है और हमें समझ आ जाता है कि ये बुद्धिन्द्रिय के विकृति के कारण ये नाद आ रहे हैं, तो उस वक्त पीड़ना सत्व आदि जो हमें समझ में आने वाले रुग्ण के ऊपर होने ही चाहिए, ऐसे जो लक्षण पीड़ना सत्व आदि है वो नहीं दिखाई देते हैं, तो हम फिर संभ्रमित हो सकते हैं। लेकिन यहाँ दुविधा में जाने से पहले बुद्धिन्द्रिय की चिकित्सा करनी है। ये जो मैंने बताया वही करेंगे। 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में सिर्फ बुद्धिन्द्रिय चिकित्सा ही देनी है। यदि अत्ययिक अवस्था न हो तो, अत्ययिक अवस्था में तो हमने देखा है, कृत्वा कार्याम क्रियाम प्राप्ताम क्रिया काल न हापये, जो भी आवश्यक है वो सब करना ही है।
लेकिन अब रुग्ण क्रॉनिक बनकर हमारे पास आया है और उसको हमसे किसी दूसरे की ओर जाने के लिए रास्ता ही नहीं बचा है, ऐसी जब बात आती है तब हमें उसके पहले बुद्धिंद्रिय विकृति के लक्षण कम करने हैं, उसकी चिकित्सा अच्छी तरह से करनी है। और जैसे ही बुद्धिंद्रिय चिकित्सा स्थिर होने लगती है तब जाकर यकृत के स्थान पर पीड़ना सत्व, जो पहले हमें लगता था कि नहीं यहाँ पीड़ना सत्व होना चाहिए, अग्निमांद्यजन्य संप्राप्ति है, यकृत स्थान पर पीड़ना सत्व होना चाहिए, ज्वरादि पूर्ववृत्त है तो प्रिया स्थान पर पीड़ना सत्व दिखना चाहिए। ऐसे जो मूत्रपिंड के भ्रम आदि लक्षण है तो मूत्रपिंड पर भी पीड़ना सत्व दिखना चाहिए, ये नहीं दिखाई देता है पहले, लेकिन जैसे हफ्ते 1, 2, 3, 4 हफ्ते हो जाते हैं तो धीरे धीरे वो पीड़ना सत्व दिखाई देने लगता है, तब जाकर हमारा निदान पूर्ण हो जाएगा। सबसे पहले बुद्धिंद्रिय की चिकित्सा कर दी, उसको ठीक होने दिया, उसके ठीक होने के बाद यकृत प्लीहा मूत्रपिंड आदि का पुनर्परीक्षण किया और पूरे शरीर का विकृति का मूल कारण कहाँ है ये हमने तय किया और अब आगे जाकर उसकी चिकित्सा करनी है। यानी व्याधि प्रतिनिक चिकित्सा, सबसे पहले बुद्धिंद्रिय चिकित्सा करने के बाद उसके ही बाद में ही व्याधि प्रतिनिक चिकित्सा हम प्रारंभ कर सकते हैं और व्याधि मोक्ष कर सकते हैं। सुनने में समझ लेने में थोड़ा सा कठिनाई यहाँ पे हो सकती है, जिसको भी कठिनाई है वो मुझे व्हाट्सएप पर या फोन पर बात कर सकता है। हमने जैसा तय किया है तो बुद्धिंद्रिय के बारे में हमने बहुत सारा विचार कर लिया है। अब और दो बातें बाकी रह गई है, एक रुग्ण पत्रक है और एक कल्प निर्माण विधि। हमने जो पिछले लेक्चर में आखिरी स्लाइड में दिखाई दिया था वो ये 3 मुद्दों के आधार पर हम लेक्चर लेते रहेंगे। उसमें से पहला तो सिद्धांत वाला जो बुद्धिंद्रिय का सिद्धांत था उसके बारे में जितना सब लोगों के ध्यान में आ जाए और प्राथमिक जो आवश्यकता होती है उसके बारे में मैंने आपके सबके सामने विचार रखे हैं। अब बुद्धिंद्रिय चिकित्सा वाला एक रुग्ण और उसका एक रुग्ण पत्रक आपके सामने रख रहा हूं। सांगली स्थित रुग्ण है, साधारण देश है, जन्मदिन 12 अप्रैल है, यानी उसके आगे जाकर हम मई जून जुलाई यानी अम्लधर्मी समय में जन्म हुआ है। व्यवसाय उसका शिक्षक है और स्वभाव ही ऐसा है कि वो अस्वस्थ ही रहता है। बहुत बुद्धिमान भी है, शिक्षक तो बन गया है, लेकिन किसी के ऊपर, किसी व्यक्ति के ऊपर, किसी समाज के कुछ घटकों के ऊपर विश्वास रखना, ये बात मुझसे नहीं होती, ऐसे करके उन्होंने ही बताया था, इसीलिए स्वभावतः अस्वस्थ, ऐसा मैंने यहाँ लिखा है। उसके वर्तमान व्याधि जो भी है उन्होंने बताइए, वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। 3-4 साल हो गए, ठीक तरह से मल प्रवृत्ति नहीं हो रही है। दिन में 4-5 बार जाना पड़ता है, स्त्यानता रहती है, अल्पबद्धता रहती है, द्रवता रहती है, कभी कभी 4-5 बार गया तो भी यानी पूरा लैट्रिन ठीक हो गया है ऐसा उसको लगता ही नहीं है। व्यवसाय के कारण रहता है सांगली में, 25-30 किलोमीटर दूर उसका जिस स्कूल में वो पढ़ाता है उस स्कूल जाने के लिए उसको सुबह शाम मिलकर कम से कम 25-30 किलोमीटर का आना जाना रहता है। घर का ही खाना खाना है, क्योंकि बाहर का खाने से मेरी तबीयत ज्यादा बिगड़ जाती है, ये सोचकर सुबह 9:30 बजे खाना खा जाता है, दोपहर 2 बजे साथ में लाया हुआ टिफिन खाता है
रात का खाना 9 बजे खाता है और निद्रा समय है 11 बजे। थोड़ा सा व्यसन भी था टोबैको का, जैसा मैंने पहले बताया, किसी पर भी विश्वास नहीं रख सकता था। टोटल हेक्टिक शेड्यूल, उसकी वजह से धीरे धीरे अभी उसको 45 साल का हो गया है, अब पढ़ाने में भी मन नहीं लग रहा, ऐसा वो बोल रहा था। बहुत सारे विचार सतत मन में आते रहते, कहीं भी ध्यान नहीं लगता, निद्रा भी अस्वस्थ खंडित लगती थी। बाकी आत्मान, आटोप, उदरशूल ऐसे कुछ लक्षण भी थे। उदर परीक्षण किया। सबसे पहले यकृत प्लियास्म में बुद्धि के नाद आ गए, बाकी अपान क्षेत्र में थोड़ा सा पीडनासत्व था, बुरा नहीं था, ऐसी बात नहीं थी। सबसे पहले आश्वासन चिकित्सा इस रुग्ण में हमें करनी ही चाहिए। करनी ही, ये शब्द प्रयोग हम वैद्यों ने नहीं करना है, लेकिन मैं फिर भी यहाँ कर रहा हूं, क्योंकि आज का जो वैद्यकीय माहौल है उसमें रुग्ण को धीर देने के बजाय उसको बहुत ज्यादा डराया जाने की एक प्रथा रूढ़ होती जा रही है। उसमें कोई दो राय है ऐसी बात नहीं है, स्पष्ट वक्ता होना यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा रुग्ण के मन के हिसाब से स्पष्ट वक्तता हमारी रह गई, वो रुग्ण के लिए अच्छी हो सकती है। जैसा बिरबल ने तोते के बारे में बताया था अकबर को, आपका तोता उल्टा लटक गया है, उसने आंखें आकाश की ओर की है, लेकिन मरा है ऐसी बात नहीं की थी। वैसे ही रुग्ण को यदि कैंसर भी है तो कैंसर, अरे ये तो अब ठीक होने वाला व्याधि है, ऐसे एक बार बोल तो दीजिए, हमें भी पता है, उसको भी पता है कि नहीं कैंसर हो गया तो आज या कल जाने वाले ही है, लेकिन जब तक हम जिंदा है तब तक सुखी निरोगी आयुष्य तो हम जी सकते हैं, इतना तो आश्वासन उसको हमने देना चाहिए। अभी ये जो रुग्ण है उसको तो 4-5 बार मल प्रवृत्ति को जाना पड़ता है, सभी वक्त वो उसका ध्यान उसके तरफ ही रहता है, वो स्नानता रहती है, अल्पमल है, द्रवमल है, इसके लिए उसको थोड़ा सा आश्वासित करना, ये सब ठीक हो सकता है। तुम्हारे शेड्यूल में हम कुछ ना कुछ बदल आपको सुझाएंगे, उसके हिसाब से आप चलने लगे तो ये इससे आप मुक्त हो सकते हैं, इस व्याधि से आप मुक्त हो सकते हैं। ऐसा अच्छी तरह से आश्वासन देने के बाद मैंने इसको 1-2 हफ्ते तक सिर्फ जटामौसी फांट ही दिया था। शिक्षक की पेशा था, एक ही हिसाब से चलता था, जो लेक्चर लेना है उतना ही अभ्यास करके जाना है, लेक्चर देकर वापस आना है, सीधा सिंपल। उसका बुद्धि का जो विचार, बुद्धि उसकी इसी तरफ सिर्फ सिंपल ही चल रही थी, इसलिए सिर्फ जटामौसी फांड का वो प्रयोग किया। 1-2 हफ्ते देने के बाद फिर जब उदर परीक्षण किया गया तो बुद्धि के नाप तो कम होने लगे, लेकिन धीरे धीरे पीड़ना सत्व दिखाई देने लगा। तो अब हम आगे जाकर बुद्धिंद्रिय चिकित्सा चालू रखते हुए अब इसका जो हम इसे कोई ग्रहणी बोलेगा, कौन प्रवाहिका बोलेगा, कुछ अलग बोलेगा, नामाभिधान कुछ भी हो, लेकिन रुग्ण के जो मूल कारण था उसके ऊपर हमने बुद्धिंद्रिय विकृति के बारे में नाद परीक्षा से हमें ध्यान में आने के बाद उसकी चिकित्सा सबसे पहले की, और अब उस व्याधि जिस व्याधि के लिए वो हमारे पास आया है उस व्याधि की चिकित्सा के बारे में, लेकिन बुद्धिंद्रिय चिकित्सा चालू रखते ही हम विचार शुरू करेंगे। अब इसको मैंने जो दवाइयां दी थी वो दवाइयां आपके सामने रख रहा हूं। ज्यादातर हम वात पित्त कफ के संधि काल में
दवाइयों का प्रयोग करते हैं। सुबह 6 बजे, सुबह 10 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम 6 बजे। ये वात पित्त कफ के संधि काल है। उनमें रसायन काल जो बोलते हैं हम, उसमें फलत्रिकादि गुग्गुल और तालिसादि चूर्ण। ये तालिसादि चूर्ण मुझे बहुत अच्छा लाभ देने वाला एक चूर्ण बन चुका है। ये दोनों के बारे में और आगे भी जो भी दवाइयां बताने वाला हूं उसके बारे में हमने बहुत विस्तृत से सब जानकारी ली है। वही यहाँ मैं नहीं उसका उल्लेख नहीं करूंगा, 2 बार नहीं दोहराऊंगा। फलत्रिकादि गुग्गुल का काम भी आपको मालूम पड़ चुका है, तालिसादि का भी कार्य आपको मालूम पड़ चुका है। अनुपान गर्म पानी दिया था। उसके बाद वैसे भी उसको दिन में 4-5 बार जाना पड़ता था लेटरिन को, फिर भी फलत्रिकादि गुग्गुल क्यों यूज किया? तो यकृत आसमंत में पीड़ना सत्व दिखाई दिया। अभी अभी मेरा एक स्टूडेंट आज ज्वाइन हो चुका है, उसने देखा है 7-8 बार जाने वाला रुग्ण, लेटरिन को जाने वाला रुग्ण, मैंने 2 बार फलत्रिका दी और उसके साथ अभिपत्तिकर भी दिया था। यानी अग्निमांद्य जन्य संप्राप्ति मल मूत्र जो शरीर से ठीक तरह से बाहर नहीं जा रहा, उसका बाहर जाना अभिपत्तिकर के बारे में मैंने बताया, मलमूत्र विबंधकर है। ऐसी दवाइयां जो रुग्ण 7-8 बार लेटरिन को जाता है उसको मैंने यूज की है, और वो अगले हफ्ते में आकर बताता है अब मेरी मतलब प्रवृत्ति सिर्फ 2 के ऊपर आ गई है या 3 के ऊपर आ गई है। ये जो बात होती है ये सिर्फ हम पंचभौतिक पद्धति से जो निदान करते हैं उसके ऊपर निर्भर करती है। और स्वप्नकाली जटामासी फॉर्म ये चालू ही रखा था। पहले हफ्ते कुछ भी लाभ नहीं हुआ, फिर रुग्ण अस्वस्थ होने लगा, फिर आश्वासन चिकित्सा, मुझे और 1-2 हफ्ते का वक्त दो, तू ठीक होगा तो मेरी दवा से ही ठीक होगा। ऐसे जो भी आप बता सकते हैं उसको बताकर थोड़ा सा आश्वासित करके, लेकिन मैं जो योजना आपको दे रहा हूं वो आपके व्याधि के मूल स्थान पर जाकर आपका व्याधि पूरी तरह से ठीक करने का विश्वास मुझे है। ये बात उसको समझाने में यदि हम सफल हो गए तो रुग्ण आपके पास आता जाता रहता है। ठीक है, फिर 1 हफ्ते की दवा दी, 2 हफ्ते बाद, यानी पहले 1 हफ्ते की दी, दूसरे हफ्ते में भी दी, और 2 हफ्ते के बाद उस रुग्ण को जो मल को स्यानता थी वो कम होती है ऐसा लगने लगा। 4 हफ्ते के बाद मलवेग नियंत्रण में आने लगे, यानी 4-5 बार जो जाना पड़ता था 2-3 बार हो गया, 1-2 बार आ गया, ऐसी बात, लेकिन 4 हफ्ते लग गए। और 1-2 हफ्ते दवा देने के बाद ठीक तरह से पेट 1 या 2 बार साफ होने लगा, लेकिन जटामासी फांट हमने बंद नहीं किया था, वो चालू ही था। ऐसे धीरे धीरे सब ठीक हो गया। लेकिन जैसे मैंने उसके स्वभाव का, उसके विचारों का वर्णन किया था, जाते जाते रुग्ण ने फिर से पूछा, सर इसका रिकरेंस तो नहीं होगा? जो मैंने मेहनत 4-6 हफ्तों में की थी वो घट के ऊपर फिर पानी डालने जैसी, या पूरा रामायण बता दिया फिर भी सीता कौन है, ऐसे पूछने वाली जो हम बात करते हैं, उसी तरह उसने फिर से पूछा। लेकिन मैं सतर्क था, मैं यानी वैद्य सतर्क था। ये उसकी चेष्टा नहीं है, ये उसके स्वभाव के कारण है। ये बात हमने ध्यान में रखकर, उसका प्रश्न अच्छा है, वो उत्तर देने लायक प्रश्न है, ये बात भी उसको समझाई। और अपुनर्वो चिकित्सा इसकी क्या होती है ये उसको हमने बताया। उसको
जो बुद्धिंद्रिय विकृति के कारण होते थे वो कम करने के लिए आज कोई भी तकलीफ नहीं है, कोई भी लक्षण नहीं है, फिर भी जटामांसीफांड हफ्ते में 1-2 बार लेने को उसको बोल दिया। यदि खाने पीने में आगे पीछे कुछ होता रहा तो सुबह शुंठी प्राशन पाचक द्रव्य लेने को बोल दिया। खाने के बारे में थोड़ा सा जो परहेज हम बोलते हैं जितना चाहिए उतना, लेकिन उससे थोड़ा सा कम खाना, ये और विशेषतः रात को खाना बहुत कम खाना, शरीर अच्छी तरह से संभल जाए इतना ही खाना रात को खाने को बोल देते हैं हम। सबसे ज्यादा बात रहती है, और ये जो ड्यूटी करने वाले लोग होते हैं उनमें ये बात बहुत ज्यादातर सामने आ जाती है, तो धारणीय वेगों का रोकना। लेकिन उनको हमने सलाह दी है उत्सर्जन जरूर करना, कितनी भी ड्यूटी कठिन हो कैसी भी हो, लेकिन अधारणीय वेग का सहन किसी भी तरह से नहीं होना चाहिए। बाकी जो पथ्य है ग्रंथ के हिसाब से दधी है, हरी मिर्च है, बासी खाना, बेकरी प्रोडक्ट्स आदि जो भी आप बताते हैं वो आप बता सकते हैं। अब समय के हिसाब से हम लास्ट बट नॉट लीस्ट करके सुवर्ण भस्म में ये बुद्धिंद्रिय में जो चिकित्सा एक महत्वपूर्ण अंग है उसका निर्माण विधि देखकर आज का लेक्चर हम खत्म करने वाले हैं। सबको लगेगा ये सुवर्ण भस्म ही कैसे सामने आ गया, बाकी बहुत सारे कल्प है, लेकिन सुवर्ण भस्म के बारे में हम 4-5 प्रकार से वो यूज कर सकते हैं। ये जो मैंने बात बताई है, और सुवर्ण भस्म बनाना ये मेरी खासियत भी है, और मैंने बहुत बार सुवर्ण भस्म बनाया भी है, तो उसके बारे में आपको अवगत करना, ये बात ध्यान में रखते हुए मैंने ये सुवर्ण भस्म निर्माण विधि आपको जैसा समझ में आ जाए उसी के तरह आपके सामने रख रहा हूं। कौन सा भी धातु हो तो क्रमशः तैले तकरे शोधन उसका पहले करना ही चाहिए। ग्रंथों में दिए हुए 2-4 प्रकार मैंने आपके सामने रखे हैं। वल्मीक मृत्तिका, वारुल जो बोलते हैं उसकी मिट्टी, और अधिकल्प ये ऐसा एक बार है सैंधव आदि होकर एक दूसरा वल्मीक मृत्तिका का भी पाठ है। सैंधव और कांजी आदि द्रव्यों से शोधन करने के प्रकार सुवर्ण के दिए गए हैं, लेकिन अंतिमतः न तो शुद्धस्य हेमस्य शोधनम कारये विशक। यदि आपका सुवर्णकार सोनार जो हम बोलते हैं वो आपके विचार से आपके कार्य से अच्छी तरह से अवगत है और उसके पास से पूरा शुद्ध ऐसा सुवर्ण आपको मिल सकता है, तो उसकी शोधन करने की जरूरत नहीं है, ऐसा ग्रंथों ने भी हमें बताया है। मारण के बारे में भी 5-6 प्रकार मैंने आपके सामने रखे हैं। पारद गंधक मारित है, नाग भस्म मारित है, नाग मारित है, सिर्फ पारद मारित एक सुवर्ण भस्म बनता है। सुवर्ण माक्षिक प्लस नाग भस्म ऐसा एक मारण का पाठ है। पारा सुवर्ण प्लस सुवर्ण माक्षिक चूर्ण मारित एक पाठ दिया गया है। हिंगू, हिंग जो बोलते हैं, प्लस हिंगुल पारद का खनिज, इन दोनों के साथ मारण करने का भी एक प्रकार ग्रंथों ने दिया है। ऐसे और 1-2-4 पाठ भी ग्रंथों ने दिया है, लेकिन हम जो निर्माण विधि करते हैं वो कुपीपक्व रसायन पद्धति से करते हैं। उसमें ये भी ग्रंथोक्त ही पाठ है, ये कुछ वृद्ध वैद्याधार ऐसा पाठ नहीं है। पारद 8 भाग, गंधक 16 भाग, ये समभाग शब्द गलती से यहाँ आ गया है, प्लस 1 भाग सुवर्ण, यानी सुवर्ण भस्म 1 भाग, उससे 8 भाग, उसको 8 गुना पारद और उसके सुवर्ण से 16 गुना गंधक, ये समभाग गलती से यहाँ पर आ गया है। ऐसी कज्जली बनती है
रक्त कार्पास के रसों की भावना इसको देनी पड़ती है और उसके बाद कुपी पक्व रसायन पद्धति से इसका निर्माण हम करते हैं। कुपी पक्व उसके बारे में भी बहुत सारा हमने विचार किया है, उसके बहुत सारे फोटोग्राफ्स भी हमने देखे हैं। सुवर्ण भस्म के लिए दीपाग्नि 36 घंटों का लगता है, 24 घंटों का मध्यम अग्नि लगता है और आगे तीव्राग्नि ये सिंदूर का कज्जली से निकलकर कुपी के मुख तक आने के लिए 8, 9, 10, 12 भी घंटे लग सकते हैं। इसका लाभ एक ऐसा है, सुवर्ण भस्म तो हमें अलग से यहाँ मिल भी जाता है, लेकिन सुवर्ण भस्म के साथ हमें सुवर्ण सिंदूर भी मिल जाता है। सुवर्ण भस्म के साथ हमें सुवर्ण सिंदूर भी मिल जाता है। ठीक है, अब सुवर्ण भस्म के उपयोग या उसका लाभ हम कहाँ ले सकते हैं? यहाँ सिर्फ बुद्धि इंद्रिय या मन और बुद्धि, धी धृति स्मृति आदि के बारे में जो रेफरेंसेस है वो मैंने आपके सामने रखे हैं। वैसे सुवर्ण भस्म तो रस रक्त आदि सप्त धातु ओज आदि सब क्षय में बहुत सारे जगह उन्माद अपस्मार आदि व्याधियों में भी उसका प्रयोग हम कर सकते हैं, लेकिन जहां जहां बुद्धिंद्रिय का विषय है वही कुछ, यानी फिर भी मैंने 7 प्रकार या 7 संदर्भ मैंने आपके सामने रखे हैं। प्रज्ञा स्मृति करम, मेधा स्मृति प्रदम, हृदयम, शोकजित, मन का विषय यहाँ शोकजित आ गया। धी स्मृति बढ़ाने वाला मेध्यम है, मेधा बुद्धि स्मृति बढ़ाने वाला। ऐसे सुवर्ण भस्म के बारे में बहुत सारे मन और बुद्धि के बारे में हमें आधार भी मिल सकते हैं। प्रत्यक्ष लाभ भी रुग्णों के ऊपर दिखाई देते हैं। अत्ययिक चिकित्सा में भी हम सुवर्ण भस्म का प्रयोग कर सकते हैं। बहुत सारे व्याधियों में, प्रमेह में हम सुवर्ण भस्म से बने हुए कल्प यानी वसंत कुसुमाकर आदि भी प्रयोग कर सकते हैं। सिर्फ सुवर्ण भस्म का प्रयोग भी आप कर सकते हैं, उसका सूक्ष्मीकरण करके भी प्रयोग कर सकते हैं। अनुपान अलग अलग देकर अनेक व्याधियों में आप उसका लाभ ले सकते हैं। ऐसा एक बहुआयामी ये सुवर्ण भस्म है। इसके प्रयोग कहाँ कहाँ हो सकते हैं और बुद्धिंद्रिय के बारे में हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, इसका वर्णन मैंने किया है अभी। अब इसके बाद जो आता है सुवर्ण सिंदूर, जिसका एक फोटो भी आपको मैंने दिखाया है। यह अत्यंत वृष्य है, धातु क्षयजन्य है। धातु क्षयजन्य व्याधि में इसका अच्छा प्रयोग हम कर सकते हैं। वली पलित नाशक है, क्षय व्याधि नाशक इसका वर्णन किया गया है। प्रायः रसादि धातुओं का पाचन ठीक करके उनकी वृद्धि करने वाला, ऐसा ये सुवर्ण सिंदूर के बारे में बताया गया है। ये जो वृक्ष है, रस रक्त आदि धातु अच्छे बनाने वाला है, इसका प्रयोग जब हम संतति के लिए करते हैं तो सबसे पहले जो आश्वासन आदि चिकित्सा मैंने बताई है उसमें ज्यादातर पत्नी स्त्री जो होती है उसकी मन की स्थिति बहुत चंचल हो गई होती है। जहां जो भी बताए वहां वो जाती रहती है। उसको कैसे भी हो बच्चा होना ही चाहिए, ऐसी उसकी मनोधारणा बन चुकी होती है। लेकिन थोड़ा सा धीरज रखने को हमें उसको बोलना चाहिए, आश्वासन देना चाहिए, और मैं ऐसी ऐसी दवा भी यूज करने वाला हूँ, ऐसी बातें भी उसको बताने लायक हो तो बताना चाहिए।
और उसका यदि आश्वासन ठीक तरह से हो गया तो जहां कमी है वहां ये सुवर्ण सिंदूर, सुवर्ण भस्म आदि हम प्रयोग करके व्याधि का नाश या रुग्णों को जो भी अच्छा है वो हम कर सकते हैं। मुझे लगता है बुद्धिंद्रिय के बारे में बहुत सारा विस्तृत वर्णन मैंने किया है। अगले महीने में 29 मार्च को राजयक्ष्मादि व्याधि, इसका पंचभौतिक निदान, संप्राप्ति, चिकित्सा, इसके ऊपर चर्चा होगी। एक रुग्ण पत्रक सादर किया जाएगा, उपयुक्त औषधि, उसमें जो हम औषधियां प्रयुक्त करते हैं उसके बारे में चर्चा होगी। और उसके बाद एक कल्प निर्माण विधि का विचार भी हम करने वाले हैं। कुछ वैद्यों का सुझाव आने लगा है धीरे धीरे कि आप ऋतु के अनुसार ऐसे कुछ अलग विषयों पर भी लेक्चर दे दे। मेरी विनती है उनको, जब जो हमने अभी तय किया है, एक पंचभौतिक सिद्धांत और दूसरे महीने में एक व्याधि और उसका पंचभौतिक निदान आदि चिकित्सा तक का विचार, ये करना हमने अभी तय किया है। और उसी के हिसाब से हम थोड़े दिन और भी चलेंगे। और उसके बाद यदि आपको कोई अलग सा विषय लेने की आपकी इच्छा है तो उसके बारे में भी हम सोचेंगे। जैसा कि पहले मेरे परिचय में बताया गया, आज का भी लेक्चर मेरे वैद्य मल्हार जोशी या गुरुवचन वैद्य मल्हार जोशी इस YouTube चैनल पर आपको दिखाई देगा। धन्यवाद। प्रिया, सर एक क्वेश्चन होता मला। एक मिनट। हेलो। जरा ये मैं, हाँ एक मिनट, मैं ये प्रेजेंटेशन बंद करता हूँ, एक मिनट। हाँ बोलिए। सर नमस्कार, मैं वैद्य मनीष पालक बोलतोय। हिंदी में बात कीजिए जरा। हाँ, मैं वैद्य मनीष पालक बोल रहा हूँ। तो इसमें हाँ, जो बोलिए। आपने डेली जो ट्रैवलिंग था 25 to 30 किलोमीटर, हाँ, उसमें अध्वशोष का भी विचार हम कर सकते हैं। अध्वशोष का वो विचार एक वही बात, पूछना था। हाँ करना पड़ेगा। वही बात एक बताना भूल गया, मेरे मन में एक बार आ गया था लेकिन मैं फिर भूल गया। और अध्वशोष का विचार करना है। हाँ बोलिए। दूसरी चीज है कि उसमें अपन लघु सूक्ष्मकर की जगह पाचन योग भी यूज कर सकते हैं क्या? हाँ वो तो कैसा है, जिसके हाथ में जो दवा बैठी है हाँ वो हाँ यूज हाँ। करना ज्यादातर अच्छा रहता है। अलग दवाइयाँ बहुत सारी है, मैंने सिर्फ 4 आपके सामने बुद्धि के बारे में रखी है। बुद्धि के ओके। बारे में बहुत सारी दवाइयाँ ग्रंथों ने दी है, जिसको जैसा अच्छा लगे और उसका ग्रंथों में आधार आपको अच्छी तरह से मिल जाए, या किसी गुरु के पास से आधार आपको या प्रयोग किया गया है और इसमें ऐसे ऐसे रिजल्ट्स आते हैं, ये रेफरेंस आपके हाथ में हो तो आप कौन सी भी दवा यूज कर सकते हैं। जगति एव न अनौषधम। ठीक है। ओके ओके ओके, थैंक यू सर। और किसी को कुछ पूछना है? ठीक है प्रिया, कंक्लूड कर। धन्यवाद वैद्य गुरु मल्हार जोशी सर। धन्यवाद वैद्य विलोक भारतीय सर, जिनका आज गो टू मीटिंग में तांत्रिक सहाय्य हुआ है। और यह उपस्थित सभी वैद्यगणों का आभार मानते हुए यह व्याख्यान समापन हुआ ऐसे मैं जाहिर करती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद।